क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आज आपके इतिहास पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 की हम विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे भारत का एक मानचित्र बना हुआ है और इस भारत के मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जो विभिन्न आदिवासी समाज हैं उनका नाम अंकित है। जैसे पश्चिमी भारत में आप देखिए लिखा हुआ है भील जनजाति, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। इसी तरह से देखिए बंजारा जाति, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में। कोया बंजारा जाति, ये जाति जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में। इसी तरह से देखिए हमारे झारखंड राज्य के क्षेत्र में उरांव, मुंडा, हो, संथाल, ये सभी जनजातियां हैं। स्टूडेंट्स, आप पूर्वोत्तर भारत में देखिए, यहाँ पे नागा जनजाति, खासी जनजाति, और इसी तरह से उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में वनगुज्जर, उत्तराखंड क्षेत्र में भोटिया, तो ये सभी आदिवासी समाज की विभिन्न उपजातियां हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आदिवासी समाज और संस्कृति के प्रति जो सभ्य समाज जिसे हम कहते हैं, सो कॉल्ड सभ्य समाज, उसका रवैया हमेशा यह ढूंढने में लगा रहता है कि आदिवासियों में अद्भुत और विलक्षण क्या है। मतलब आदिवासियों का जो आम जनजीवन है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आदिवासियों के जीवन का जो व्यवहार है, उसमें तमाशे लायक कौन सी चीज़ें हैं और मनोरंजन की कौन सी चीज़ें हैं, उसको हमेशा सनसनीखेज बनाने का प्रयास होता है। तो हम शिक्षक और आज के जो जागरूक बच्चे हैं, उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आदिवासियों की जो ज़िंदगी है वो हाड़ तोड़ मेहनत और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बीतती है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि पिछले 100 से भी अधिक वर्षों से आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी जो है पिछले 100 से भी अधिक वर्षों से उनकी जो संस्कृति है वो खतरे में है। और इस प्रकार से यदि इतिहास के पाठ्यपुस्तक में आदिवासी समाज के लिए एक अलग से चैप्टर बना करके उपलब्ध कराया गया है और उसको उपनिवेशवाद से भी जोड़ा गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग आदिवासी नहीं हैं उनको इस बात का पता चलेगा कि आदिवासी समाज का जो जीवन है वो कितना कठिन है और उनकी जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, उनकी आजीविका जो है वो क्या है, और एक तरह से हम समूचे आदिवासी जगत को हम लोग समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि आदिवासियों का जो समाज होता है वो बहुत सरल होता है और इनकी जो आजीविका है वो ज़रूरत के हिसाब से चलती है। और ये कहना होगा कि यदि इनके पास बहुत अधिक ज़मीन भी है तो वो बहुत अधिक ज़मीन का उपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ उतने का ही उपयोग करते हैं जितने से कि इनकी आजीविका चल जाए। तो संग्रह की भावना इनमें नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आज हम लोग अध्याय 4 की शुरुआत कर रहे हैं और हमारा जो अध्याय 4 है वो पेज नंबर 44 पे है। तो स्टूडेंट्स, पूर्व की तरह पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि जब आप वीडियो का अध्ययन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप अपने पाठ्यपुस्तक को ज़रूर खोलें। तो अभी आपको अपने पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 44 पे फोकस करना है और पेज नंबर 44 पे आप देखिए कि उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज को लेकर कौन सी महत्वपूर्ण बातें इसमें अंकित है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे फोकस करें। देखिए, उपनिवेशवाद और आदिवासी जीवन। तो उपनिवेशवाद और आदिवासी जीवन की जो शुरुआत है वो
झारखंड राज्य के आदिवासी समाज से जोड़ते हुए इसकी शुरुआत की गई है। तो मैं पढ़ रहा हूँ स्क्रीन पे, आप इसको देखिए, पाठ्यपुस्तक को भी आपको ध्यान से देखना है। देखिए, झारखंड का आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान की तरह याद करता है। शुरुआत हम लोग बिरसा मुंडा जी के साथ के को याद करते हुए करते हैं कि झारखंड का जो आदिवासी समाज है वो बिरसा मुंडा को भगवान की तरह याद करता है। बिल्कुल सही बात है। बिरसा मुंडा झारखंड के सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी व्यक्तियों में से एक थे। वैसे झारखंड का इतिहास में आप आगे चल कर के बहुत सारे क्रांतिवीरों को आप पढ़ेंगे कि जिन्होंने आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया। बहुत सारे ऐसे गुमनाम लोग भी हैं जिनको हम लोग इतिहास में नहीं पढ़ पाते हैं, बावजूद उसके बहुत सारे ऐसे नाम आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन हम लोग बिरसा मुंडा जी के साथ शुरुआत करते हैं। तो बिरसा एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहते थे जो निस्वार्थ सेवा, सादा जीवन एवं उच्च आचरण पर आश्रित था। वे जनजातियों के बीच से अंधविश्वासों का उन्मूलन करना चाहते थे। तो देखिए, यहाँ कई बातें एक साथ आ रही हैं, तो इनको आपको तोड़ तोड़ कर समझना होगा। पहली बात तो ये जानिए कि आदिवासी समुदाय जो है बिरसा मुंडा को भगवान की तरह याद करता है। दूसरी बात कि बिरसा मुंडा जो हैं वो आदिवासी समुदाय से एक क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने अपने क्षेत्र की आज़ादी के लिए और आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ाई भी लड़ा। ठीक है। आगे ये है कि बिरसा एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। धर्म का मतलब यहाँ स्टूडेंट्स कोई हिंदू या कोई दूसरा धर्म, इस्लाम, ईसाई, वो धर्म की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है मानव धर्म की, कि उन्होंने एक ऐसे धर्म का प्रचार किया जिसमें कि निस्वार्थ सेवा ऐसी जो कि निस्वार्थ हो, जीवन ऐसा जो कि सादा हो, आचरण ऐसा जो कि उच्च हो, इस पर उनका फोकस था। और वे जनजातियों के बीच जो अंधविश्वास थे उसका उन्मूलन करना चाहते थे। कौन? बिरसा मुंडा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, बिरसा का सर्वोच्च धर्म परोपकार था। तो अभी अभी जैसा स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि बिरसा मुंडा निस्वार्थ सेवा, सादा जीवन एवं उच्च आचरण पर विश्वास करते थे। तो सीधी सी बात है कि वो परोपकार पर विश्वास करते थे। ठीक है। बिरसा के धर्म का संबंध उनकी अपनी जनता की मुक्ति से था। अपनी जनता मतलब अपने क्षेत्र में, अपने अधिवास में जो रहने वाले लोग थे, जो मुंडा समुदाय के लोग थे, या कहना होगा कि झारखंड के जो जंगली क्षेत्रों में जो रहने वाले जो लोग थे, जंगलों में जो निवास करने वाले जो लोग थे, जो आदिवासी समुदाय था, उनकी मुक्ति से उनके धर्म का संबंध था। सन 1895 ईस्वी में, चूँकि स्टूडेंट्स हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो वर्षों को तो याद रखना ही पड़ेगा। तो सन 1895 ईस्वी में जुलाई का महीना था। बिरसा अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे थे, तभी अचानक गरज के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। आकाशीय बिजली बिरसा पर गिरी, लेकिन उनकी जीवन रक्षा हो गई। स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार से बिजली गिरी थी, कोई सामान्य व्यक्ति होते तो उनकी जो है वो मृत्यु तय थी। लेकिन स्टूडेंट्स, बिजली गिरने के बावजूद बिरसा में अब कौन सी ऐसी चमत्कारी शक्ति थी कि उनको कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। तो इसी घटना के बाद बिरसा ने खुद यह ऐलान किया कि उन्हें ईश्वर ने लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। ठीक है स्टूडेंट्स।
आगे देखेंगे स्टूडेंट। आदिवासी समाज अपने आसपास हो रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन शैली नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। इस कार्य में अंग्रेजों के साथ ही साथ दीकू भी शोषक की भूमिका में थे। दीकू का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि वैसे लोग जो आदिवासी नहीं हैं, जो बाहर से आकर आदिवासियों के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आगे देखेंगे। All tribals were unhappy with the changes they were experiencing and the problem they were facing under British rule. Their familiar ways of life seemed to be disappearing, their livelihoods were under threat, and their religion appeared to be in danger. Birsa urged his followers to give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मुंडा समुदाय ही नहीं, जितने भी आदिवासी समुदाय हैं सब अलग अलग तरीके से अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। ऑल ट्राइबल्स वेयर अनहैप्पी। क्यों अनहैप्पी थे? with the changes they were experiencing and the problem they were facing under British rule. तो ब्रिटिश शासन जब आया तो जो नियम कानूनों में जो परिवर्तन आ रहे थे, जो जंगल उनके अपने थे उन जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जा रहा था, जंगलों को छोड़ने का आदेश दिया जा रहा था, जंगल की लकड़ियों का और दूसरी चीज़ों का उपयोग करने से मना किया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें ब्रिटिश रूल में हो रही थी और आदिवासी इससे अनहैप्पी थे, वे खुश नहीं थे। ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे देखिए। देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग। उनका स्टूडेंट जो आजीविका चलाने का जो तरीका था वो नष्ट हो रहा था। उनका जो लाइवलीहुड था वो अंडर थ्रेट था। अंडर थ्रेट था का मतलब होता है कि वो एक प्रकार से नष्ट हो रहा था। एंड द रिलीजन अपियर टू बी इन डेंजर। और उनका जो धर्म था, उनका जो प्राकृतिक जो धर्म था, जिस धर्म को वो लोग मान रहे थे, वो भी खतरे में था। तो बिरसा ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि शराब मत पियो, टू गिव अप ड्रिंकिंग लीकर एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी। और उन्होंने ये भी कहा कि जादू टोने पे विश्वास मत करो और डायन प्रथा पे भी विश्वास मत करो, उसको त्यागो। बात समझ रहे ना? तो स्टूडेंट्स आगे देखिएगा। देखिए जनजाति शब्द को हम लोग अंग्रेजी में ट्राइबल कहते हैं। ट्राइबल उसी का जो बहुवचन है वो हो गया ट्राइबल्स। ठीक है। और जनजातीय रीति रिवाज, जनजातियों का अपना रीति रिवाज होता है जो बाकी दूसरे समुदाय के रीति रिवाजों से अलग हटकर होता है। तो रीति रिवाज शब्द के लिए अंग्रेजी में जो उसका समानार्थक शब्द है उसको हम लोग रिचुअल्स बोलते हैं। रिचुअल्स एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइब। ठीक है। जनजातियों का अलग समाज होता है, उन लोगों का रहने की जो प्रथा है, उन लोगों का जीवन यापन का जो तौर तरीका है, उन लोगों में शादी विवाह जो समारोह है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे समुदाय से थोड़ा हट कर होती है। तो जनजातियों का अपना समाज होता है, उसके लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द है ट्राइबल सोसाइटीज़। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए दीकुओं की गुलामी, स्लैवरी ऑफ दीकूज। अब दीकू शब्द जो है वो आदिवासियों का ही दिया हुआ है और दीकू शब्द वो लोग बोलते हैं आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर माने विशेष करके ऐसे आउटसाइडर जिनसे वो दुखी होते हैं, जिनसे उनको कष्ट होता है। बहुत सारे ऐसे भी आउटसाइडर्स हो सकते हैं जिनसे उनको कोई कष्ट ना हो, जिनसे उनको सहूलियत हो, जिनसे उनको शिक्षा भी प्राप्त होती हो, है ना। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आउटसाइडर हैं और आदिवासी क्षेत्रों में आकर के उनका उद्देश्य सिर्फ भूमि अधिग्रहण करना होता है, अधिक से अधिक भूमि
उनसे छीन लेना होता है, उनके समाज को नष्ट करना होता है, उनको हानि पहुंचाना होता है। तो ऐसे लोगों से जो एक स्वाभाविक दूरी बरतना चाहता है आदिवासी समुदाय। तो आदिवासी समुदाय के इतिहास की जब भी हम चर्चा करते हैं तो स्लेवरी ऑफ दीकू यानी दीकुओं की गुलामी को हम लोग मतलब अलग हटकर नहीं उसका अध्ययन कर सकते हैं, वो भी उसी में शामिल है। तो जो लोग आदिवासी समुदाय के नहीं हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आदिवासी समुदाय जो हजारों लाखों वर्षों से जो है वन क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो उनका भी अपना कुछ अधिकार है और उनकी जो आजीविका है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो गौरव है, उसका भी कुछ इम्पोर्टेंस है। तो उसमें हमें उस कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। उनकी भूमि और उनका जो कुछ भी है प्रॉपर्टी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वन के रूप में हो, जल जंगल के रूप में हो, तो उसका सम्मान देना दूसरों का भी दायित्व बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक देखिए एक और वर्ड इसमें है, डायन प्रथा और टोना का उन्मूलन, एलिमिनेशन ऑफ विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी। तो ये आदिवासी समुदाय में डायन प्रथा के बारे में जो है बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। वैसे ये प्रथा सारी दुनिया में है और कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ ये प्रथा ना हो, लेकिन चूँकि थोड़ा शिक्षा का अभाव है आदिवासी समुदाय में, तो जो ये विच क्राफ्ट वाला जो मामला है, डायन प्रथा जो है, ये थोड़ा अधिक जो है वो देखने को मिलता है और कई ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे आदिवासी समुदाय जो है वो एक प्रकार से वो बदनाम होता है। तो इससे बचना चाहिए और दूसरे लोगों को भी चाहिए कि वो जो है डायन प्रथा का उन्मूलन में सहयोग करे और इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करे। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बिरसा मुंडा भी जो हैं वो जो है अंधविश्वासों से दूर रहने के बारे में अपने लोगों को बताते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 4 में हम लोग आदिवासी समुदाय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जनजातियों के रीति रिवाज जो है वो उसके बारे में, उनके रस्म रिवाज जो हैं, उनके जो सामाजिक रीतियां हैं, ये सारी चीज़ें, उनके जो कबीले हैं, कुटुंब हैं, है ना, जो जातिगत बंधन है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़ेंगे। उनमें उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक फ़र्क है, बहुत सारी बातें स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग इस चैप्टर को खूब ध्यान से पढ़ें। चूँकि हम लोग आदिवासी क्षेत्र में ही निवास करते हैं तो यहाँ के लोगों के बारे में समझने का एक अच्छा अवसर हम लोगों को मिला है। तो हम लोग उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 आपके पेज नंबर 44 पे, इसको आप लोग सब ध्यान से पढ़िए। और पहला जो वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं शीघ्र आपके समक्ष लेकर आऊँगा। तो आप लोग इस पर फोकस बनाए रखें और इस पर अधिक से अधिक आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसको लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ ही जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स। जय हिंद स्टूडेंट्स।